सुबह के ठीक 11 बजे थे। शहर के सबसे आलीशान 5 सितारा होटल के बाहर एक बुजुर्ग साधारण से कपड़ों में धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। उनका नाम था रामलाल। उनके हाथों में एक पुराना सा झूला था और चेहरे पर उम्र का तजुर्बा। लेकिन जैसे ही उनके कदम होटल के चमचमाते गेट पर पड़े, वहां खड़े गार्ड के माथे पर सिलवटें पड़ गई। गार्ड ने उन्हें रोकते हुए कड़क आवाज में कहा, बाबा कहां चले आ रहे हो, क्या काम है यहाँ? रामलाल ने अपनी शांत और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा मेरी यहाँ बुकिंग है, बस उसी के बारे में पूछना था। ये सुनते ही गार्ड ने अपने साथी को देखकर एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, अरे देखो बाबा कह रहे हैं इनकी यहाँ बुकिंग है। फिर वो मुड़ा और तंज कसते हुए बोला, बाबा आपको किसी ने गलत पता दे दिया है, ये होटल बहुत लग्जरी है, बड़े बड़े बाबू लोग आते हैं यहाँ, कोई आम आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। गार्ड की ये बातें रिसेप्शन पर खड़ी नताशा ने सुन ली। उसने रामलाल को सिर से पैर तक देखा और उसके होठों पर एक उपहास भरी मुस्कान तैर गई। वो मुस्कान स्वागत की नहीं, बल्कि उनके कपड़ों पर एक ताना था। नताशा ने रूखेपन से कहा, बाबा मुझे नहीं लगता कि इस महंगे होटल में आपकी कोई बुकिंग होगी, आप गलत जगह आ गए हैं। रामलाल ने उसी सहजता से जवाब दिया, बेटी एक बार चेक तो कर लो, शायद मेरी बुकिंग यहीं हो। नताशा ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है बाबा, इसमें समय लगेगा, आप वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाइए। रामलाल बिना कुछ कहे लॉबी की तरफ बढ़ गए। वहां बैठे लोग उन्हें अजीब और चुभती हुई नजरों से घूर रहे थे। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, लगता है मुफ्त का खाना खाने आया है। तो कोई बोला, इसकी तो औकात भी नहीं है कि यहां का एक गिलास पानी भी खरीद सके। रामलाल ने सब सुना, लेकिन उनके चेहरे का इत्मीनान कम नहीं हुआ। वो चुपचाप एक कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठ गए, झोला जमीन पर रखा और अपनी छड़ी पर हाथ टिकाकर खामोश हो गए। 1 घंटा बीत चुका था। लोग चाय कॉफी की चुस्कियां लेते हुए उन पर हंस रहे थे। नताशा ने अपने साथी से कहा, पता नहीं मैनेजर साहब क्या कहेंगे, ऐसे लोगों की वजह से होटल की इमेज खराब होती है। काफी देर बाद रामलाल अपनी कुर्सी से उठे और रिसेप्शन पर जाकर बोले, बेटी अगर तुम व्यस्त हो तो अपने मैनेजर को बुला दो, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। नताशा ने झल्लाते हुए मैनेजर विक्रम सक्सेना को फोन लगाया। विक्रम सक्सेना जो अपने केबिन में बैठा घमंड से चूर था, उसने दूर से रामलाल को देखकर फोन पर ही कह दिया, उसे बैठा रहने दो, मेरे पास ऐसे फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है, थोड़ी देर में थककर खुद चला जाएगा। तभी वहां होटल का एक छोटा कर्मचारी बेल बॉय सूरज कुमार आया। उसने देखा कि पूरी लॉबी उस बुजुर्ग का मजाक उड़ा रही है, लेकिन सूरज कुमार की आंखों में उनके लिए सम्मान था। वो उनके पास गया और बेहद नरमी से बोला, बाबा आप कब से बैठे हैं, क्या किसी ने आपकी मदद नहीं की? रामलाल मुस्कुराए, बेटा मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं, पर लगता है वो व्यस्त है। सूरज कुमार तुरंत मैनेजर के पास गया, लेकिन विक्रम ने उसे बुरी तरह डांटकर भगा दिया। सूरज कुमार, तुम्हें अंदाजा भी है यहां कितने करोड़ों का कारोबार होता है, और तुम मुझे इस भिखारी जैसे बाबा से मिलवाना चाहते हो? अपना काम करो। सूरज कुमार निराश होकर लौटा और रामलाल से माफी मांगी। रामलाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की, मेरे लिए यही काफी है। सूरज की आंखें भर आईं। उसे एहसास हो गया था कि ये सादगी ओढ़े हुए इंसान कोई आम शख्स नहीं है। घड़ी ने 12:30 बजाए। रामलाल का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उन्होंने अपना झोला उठाया और सीधे मैनेजर विक्रम सक्सेना के केबिन का दरवाजा खोल दिया। पूरी लॉबी में सन्नाटा छा गया। सब देखने लगे कि अब क्या तमाशा होगा। मैनेजर विक्रम सक्सेना अपनी कुर्सी पर अकड़ कर बैठा था। उसने गुर्राते हुए पूछा, हाँ बाबा क्या काम है? रामलाल ने झोले से एक लिफाफा निकाला और मेज पर रखते हुए बोले, ये मेरी बुकिंग और होटल से जुड़ी कुछ डिटेल्स हैं, कृपया एक बार देख लीजिए। विक्रम सक्सेना ने लिफाफा उठाया और बिना खोले ही टेबल पर वापस पटक दिया। उसने अहंकार से कहा, बाबा आपकी शक्ल देखकर ही आपकी औकात पता चल जाती है। जब जेब में पैसे ना हो तो बुकिंग की बातें करना बेवकूफी है, यहां से चले जाइए। रामलाल की आवाज अब गंभीर हो चुकी थी। बेटा बिना देखे कैसे तय कर लिया? सच्चाई अक्सर वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। लेकिन विक्रम सक्सेना जोर से हंसा। बाहर बैठे कुछ गेस्ट्स भी हंसने लगे। रामलाल ने गहरी सांस ली और मुड़ते हुए बस इतना कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना जो तुमने आज किया है उसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। रामलाल वहां से चले गए।
विक्रम सक्सेना अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुराता रहा। जैसे ही रामलाल गए, सूरज कुमार ने चुपचाप जाकर वो लिफाफा उठा लिया। उसने रिसेप्शन के कंप्यूटर में वो डिटेल्स डाली। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर जो दिखा, उसने सूरज कुमार के पैरों तले जमीन खिसका दी। उस स्क्रीन पर साफ साफ लिखा था, रामलाल, होटल के संस्थापक सदस्य और 65% शेयर होल्डर। सूरज कुमार कांपते हाथों से प्रिंटआउट लेकर मैनेजर के केबिन में भागा। सर, ये रिपोर्ट देखिए, वो बुजुर्ग हमारे होटल के असली मालिक हैं। लेकिन घमंड में अंधे विक्रम सक्सेना ने बिना पढ़े ही कागज फेंक दिया। मुझे ये बकवास नहीं सुननी सूरज कुमार, ये होटल मेरी काबिलियत से चलता है, किसी बाबा के दान से नहीं। सूरज कुमार बेबस होकर लौट आया, लेकिन वो जानता था कि कल इस होटल में तूफान आने वाला है। अगली सुबह ठीक 10:30 बजे होटल का मुख्य द्वार खुला। कल जिन्हें सबने अनदेखा किया था, आज वही रामलाल एक सूट बूट पहने बड़े अधिकारी के साथ अंदर दाखिल हुए। आज उनकी चाल में एक सम्राट जैसी चमक और अधिकार था। गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, वेटर सब के सब बुत बनकर रह गए। रामलाल ने अपनी कड़क आवाज में आदेश दिया, मैनेजर को बुलाओ। विक्रम सक्सेना बाहर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। रामलाल के साथ आए अधिकारी ने ब्रीफकेस से फाइल निकाली और जोर से बोला, ये डॉक्यूमेंट साबित करते हैं कि इस होटल के 65% शेयर रामलाल जी के नाम हैं। ये इस होटल के असली मालिक हैं। पूरे स्टाफ के होश उड़ गए। नताशा के हाथ कांपने लगे। लॉबी में जो लोग कल हंस रहे थे, आज उनकी नजरें शर्म से झुकी हुई थीं। रामलाल की आवाज अब पूरे हॉल में गूंज रही थी, विक्रम सक्सेना, आज से तुम इस होटल के मैनेजर नहीं हो। तुम्हारी जगह अब सूरज कुमार इस कुर्सी पर बैठेगा। विक्रम सक्सेना हकलाते हुए बोला, आप मुझे कैसे हटा सकते हैं? मैंने इसे सालों से चलाया है। रामलाल गरजे, ये होटल मैंने बनाया है। इसकी नींव मेरी मेहनत से रखी गई थी। दंड स्वरूप आज से तुम फील्ड का काम करोगे, वही काम जो तुम दूसरों से करवाते आए हो। फिर उन्होंने सूरज कुमार को पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे पास धन नहीं था, लेकिन दिल में इंसानियत थी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी काबिलियत है। सूरज कुमार की आंखों से आंसू छलक पड़े। अंत में उन्होंने खौफ से कांपती नताशा की ओर देखा और बोले, नताशा, तुम्हें मैं माफ कर रहा हूं, लेकिन याद रखना, कभी किसी इंसान को उसके कपड़ों से मत आंकना। हर इंसान की इज्जत बराबर होती है। उन्होंने पलटकर पूरे स्टाफ और मेहमानों की तरफ देखा और कहा, असली अमीरी पैसे में नहीं, सोच में होती है। इंसानियत ही इस जगह की सबसे बड़ी पहचान होगी। लॉबी में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जो कल उन्हें तुच्छ समझ रहे थे, आज वही उनके सामने सम्मान से सिर झुकाए खड़े थे। दोस्तों, रामलाल जी ने साबित कर दिया कि सादगी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वो उन लोगों की पहचान है जो अपनी जड़ों से जुड़े होते हैं। इंसानियत ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही दमदार कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।